हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता और आज फिर मैं लेके आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मेरा मैटर एंड इट्स स्टेट चल रहा था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड फिर मैंने पढ़ा कि इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, किस तरह से मैटर के अंदर चेंजेस होते हैं। और आज मैं पढ़ूँगी आपका व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट क्या है और इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो अभी मैं जानती हूँ टेम्परेचर का इफ़ेक्ट के बारे में। उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आइए हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट्स पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, किसके, सॉलिड, जब हम सॉलिड के टेम्परेचर को राइज करते हैं तो ये क्या होता है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ओवरकम कर सकते हैं और ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। जब हम इसके टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज आता है। क्यों चेंज आता है? तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल आपस में जुड़े हुए थे, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एफ जो था वो ज़्यादा था। जब हम इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है और इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है और इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं और ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो सॉलिड का लिक्विड में बनना ही, इस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आइए मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग समझते हैं। आइए जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो टेम्परेचर का वो पॉइंट जहाँ पे सॉलिड जो है वो मेल्ट्स होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड at atmospheric pressure, that temperature या that point of temperature is known as melting point। उस point को हम लोग melting point यानी गलनांक बिंदु कहते हैं। क्योंकि जब हम बर्फ़ को देते हैं या रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे पिघलते पिघलते लिक्विड में चेंज होता है। तो लिक्विड में एक सर्टेन पॉइंट पे चेंज होता है, यानी पूरा बर्फ़ जब पिघल के वाटर बनता है, पूरी आइस जब पिघल के वाटर बनती है तो वो एक सर्टेन पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ़ पिघल के वाटर बन जाती है। उसी टेम्परेचर के उसी पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो हमारा जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.16 केल्विन है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या है? 273.16 केल्विन है। और केल्विन तो आपको पता ही है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट of ice is 273.16 Kelvin। ठीक, इसके बाद केल्विन SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है हमारा? केल्विन है, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। ठीक,
क्या कहते हैं, जहाँ सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। तो हम लोग एक टर्म्स आप लोगों ने सुना होगा फ्यूजन का, मैंने पहले भी बताया। द टेम्परेचर, द प्रोसेस, फ्यूजन क्या है, फ्यूजन एक प्रोसेस है। फ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है, किसका, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने का। फ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है, अंडरस्टैंड। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है वो देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम जो पॉइंट्स देखेंगे, पहले हम ये बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस का कितना होता है, 273 केल्विन। अभी हम ये भी बताएंगे कैसे हम इसको चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम बताएंगे। पहले हम एक टर्म्स जान लेते हैं। ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं। अब देखिए, आपने ये फ्यूजन पढ़ा, क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये सर्टेन टेम्परेचर जिस पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ उस पॉइंट को हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट कहा, ठीक है। और उसके बाद इस मेल्टिंग पॉइंट पे जितना अमाउंट रिक्वायर्ड हुआ है टेम्परेचर का, उसको हम लोगों ने लेटेंट हीट का नाम दिया। मतलब लेटेंट हीट मतलब लेकर आओ हीट, कितना हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हुआ, जरूरत हुई सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की, उस अमाउंट ऑफ हीट को हमने लेटेंट हीट का नाम दिया। अब मान लीजिए कि हम लोगों के पास आइस है, हम आइस को लिक्विड में चेंज यानी वाटर में चेंज करने के लिए हमको जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी टेम्परेचर की, तो उस टेम्परेचर को, उस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इसलिए नाम दिए क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को ही फ्यूजन, गलनांक बोलते हैं, गलनांक, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो जान गए कि उस अमाउंट ऑफ हीट को, लेकिन वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कितने किलोग्राम सॉलिड पे लागू होगा, वो अमाउंट ऑफ हीट कितने किलोग्राम सॉलिड पे, तो 1 किलोग्राम सॉलिड। तो आप लोग को इससे डेफिनेशन क्लियर होता है, द अमाउंट ऑफ हीट required हुआ to change solid into liquid at atmospheric pressure by its melting point। समझ में आ गया आपको। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जितनी भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को, उस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा। लेटेंट हीट इसलिए कहा क्योंकि उतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर है 1 किलोग्राम सॉलिड के लिए, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड के लिए। और फ्यूज़न नाम लास्ट में इसलिए दिया क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस है, तो यहाँ प्रोसेस का भी नाम आ गया
और जितनी रिक्वायरमेंट हुई वो भी आ गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घुमा के देगा तो आप कर लेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? लेटेंट हीट है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट, फ्यूज़न है सॉलिड इनटू लिक्विड। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं वेपोराइजेशन क्या होता है। वेपोराइजेशन इजी है, लिक्विड से वेपर में यानी गैस में चेंज होने के प्रोसेस को बोलते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जहाँ लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब वही हम समझेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। जहाँ हम लोग एक तरफ देखे थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ हम मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज कर रहे थे और यहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज करेंगे, क्योंकि जब हम लिक्विड को बॉयल करेंगे तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, जहाँ वो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? उसी तरीके से जब हमारा 1 लीटर ऑफ लिक्विड जो है, इसको जितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में, गैस में चेंज होने के लिए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट या उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को उस बॉइलिंग पॉइंट पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आप लोगों को? डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। The amount of energy at which 1 liter of liquid changes into gas at its boiling point is called, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 लीटर लिक्विड इनटू गैस, मतलब 1 लीटर लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे उतने अमाउंट ऑफ हीट को या उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लेटेंट हीट का नाम देते हैं। और चूंकि लिक्विड से गैस में यानी वेपर में चेंज हो रही है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है और ये कैसे इफेक्ट डालता है? देखिए, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज करेगा?
इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो कब तेज़ी से होने लगेगी। तो 3-4 चीज़ें देखते हैं। पहला, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। तीसरा क्या है, विंड स्पीड। और चौथा क्या है, ह्यूमिडिटी। ये सारा टर्म्स तो आ गया, लेकिन ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ये हम कैसे समझेंगे। तो आइए जानते हैं। हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े निकालते हो, धुलते हो, उसको निकालते हो। अगर कपड़े को यूं ही फैला दिया, जैसा हमने निकाला मोड़ा सोड़ा हुआ वैसा ही हमने धूप में जाके फैला दिया, हमने वैसा ही फैला दिया, तो क्या कपड़ा जल्दी सूखेगा? नहीं सूखेगा। वहाँ इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि हमने उसके सरफेस एरिया बहुत कम रखा है। दूसरी बात, वहीं अगर हम कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से फैला के बिल्कुल सीधा करके फैला देंगे अगर धूप में, तो वहाँ क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिए तो वहाँ क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा। जो कपड़ा हमारा आधा घंटा में सूखा था वो 5 मिनट के अंदर सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ कपड़े को बाकायदा झाड़ के फैलाया है, अच्छे से एक एक क्रीच बैठाया है, मतलब मोड़ सोड़ के नहीं फैला दिया है। तो हमने कपड़े का सरफेस एरिया ज़्यादा रखा तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो गया। दूसरी ओर, हमारा टेम्परेचर जितना होगा हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने आपको बताया कि कपड़े को हमने धूप में रखा और कपड़ा सूख गया। वहीं अगर हम मान लीजिए कि उस कपड़े को धूप में ना रख के उसे हम अपने घरों में फैला दें, तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है घर में। अगर हम घर में फैलाएंगे तो जो हमने धूप में रखा था उसकी कंपैरिजन में घर में कपड़ा लेट से सूखेगा। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ, हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। उसको इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। वहीं विंड स्पीड, जब हमारा विंड स्पीड यानी हवा की गति बहुत तेज हो जाएगी, हवा बहुत तेज चलने लगेगी, तो हमारा कपड़ा जल्दी सूखेगा। अभी हमने फिर बताया आपको, कपड़े का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कपड़े को अगर हम बंद कमरे में ऐसे ही छोड़ दें तो क्या वो सूखेगा? नहीं सूखेगा। लेकिन जब हम कपड़े को डाल के और फैन चला दें फुल स्पीड में तो वो कपड़ा जल्दी सूखेगा उसकी कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ हमने हवा की गति को तेज़ रखा है, वहाँ हवा की गति थी ही नहीं, तो हमने विंड स्पीड को इंक्रीज किया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या होता है कि वहाँ हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए कि ह्यूमिडिटी को हम डिक्रीज कर देते हैं, तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? तो चलिए आज नेक्स्ट पॉइंट की ओर फिर चलते हैं हम। हमारा समझ में आ गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज करता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन तब इंक्रीज करता है जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, बढ़ता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, जब हमारा विंड स्पीड बढ़ता है, इंक्रीज होता है। लेकिन वहीं हमारा ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होता है ना, तो हमारा इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए श्वेता के साथ ताकि आपको मैं सीटेट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस करवा सकूं। कल मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के साथ आऊँगी
क्या इफेक्ट है प्रेशर का हमारे सॉलिड पे, हमारे लिक्विड पे, हमारे गैस पे. My name is Shweta Kishore. Bye bye. Take care. शुभ रात्रि.